दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई की रिपोर्ट के बारे में जो कि पेश होती है हर साल और जिसका टाइटल होता है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये रिपोर्ट है दोस्तों 2019-20 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है या फिर जो मेंस का पेपर होता है उसमें एक बहुत ही बड़ा पार्ट कवर होता है दोस्तों आरबीआई की रिपोर्ट से। और जो आज हम आपको रिपोर्ट करा रहे हैं, मैं जो आज आपको रिपोर्ट कराऊंगा ये एक एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। तो उसमें पूरे साल का प्रोस्पेक्ट होता है कि पूरे साल में क्या क्या हुआ और आरबीआई के लिए फ्यूचर में किस किस डेवलपमेंट की उम्मीद है, ठीक है। इसके अंदर आरबीआई के कुछ सजेशंस भी होते हैं। तो ये रिपोर्ट होती है बहुत ही बेहतरीन होती है, खासकर आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है या फिर कोई की टर्म मिल जाती है तो वो आपके प्रीलिम्स में भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे एक ऐसी रिपोर्ट जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। मैं हूँ सचिन गुप्ता और आपसे डिस्कस करूँगा इस पूरी रिपोर्ट के बारे में बहुत ही बारीकी से। ये पूरी रिपोर्ट अगर आप गूगल पे देखेंगे तो आपको लगभग 300 पेज के अंदर मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट का जो सारांश है, इस पूरी रिपोर्ट की जो समरी तैयार की गई है मेरे द्वारा आपके लिए, वो मात्र 10 पेज की है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज इन योर मेंस एग्जाम, ठीक है। तो वहाँ पर आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लिख पाओगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ और अपनी रिपोर्ट का फर्स्ट पेज खोलता हूँ। मैं आज आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ये है जो आरबीआई बैंक है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। आपको पता ही होगा, आपने इकोनॉमी पढ़ाई होगा कि आरबीआई जो बैंक है हमारा भारत का सेंट्रल बैंक है, ऐसा बैंक है जो भारत के सभी बैंकों पे निगरानी रखता है, ठीक है। और ये सरकार का बैंक भी कहा जाता है। तो ये बैंकों का बैंक होता है और ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है दोस्तों हर एक साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जो कि होती है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। और इस साल जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है इसका नाम है एनुअल रिपोर्ट फॉर 2019-2020। इसमें आरबीआई क्या करता है, पूरे साल का जो भी डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताता है और फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है या फिर क्या आरबीआई के सजेशंस हैं उनके बारे में आरबीआई यहाँ पर मेंशन करता है। तो यहाँ पे इस पूरी रिपोर्ट को मैं आपको 5 पार्ट में बांट के पढ़ाऊँगा। सबसे पहला पार्ट है, अच्छा ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले तो आप पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक साथ हिंदी में पूरे नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक, तो यहाँ पे बात की गई है दोस्तों कि कोविड-19 के दौरान कई सारी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई और कई सारे पर्सनल लेवल पे प्रयास किए गए खुद आरबीआई के द्वारा, जैसे कि बैंकों को कम रेट पे लोन देना, बैंकों का सीआरआर एसएलआर कम कर देना जिससे बैंक ज़्यादा मनी लैंड कर पाएँ। तो यहाँ पे कई सारी राहत दी गई हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिससे जो हमारी बैंक हैं उन्हें को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लैंड करने की दोस्तों आज़ादी मिल पाए, ठीक है। इससे हो क्या, बैंक अपना भी प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कर पाएँ और लोगों के हाथ में पैसा आ पाए, जिससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़े, जिससे मार्केट के अंदर पैसा बढ़े। और मार्केट के अंदर अगर पैसा बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो आपको पता ही होगा इससे दोस्तों डिमांड जनरेट होगी, ठीक है। और डिमांड बहुत ज़रूरी होती है एक ऐसी इकनॉमी के लिए जो इकनॉमी दोस्तों डीम है, जो इकनॉमी दोस्तों नीचे जा रही है। तो अगर कोई ऐसी इकनॉमी है जो कि दोस्तों डाउन जा रही है, अगर हमें उसको स्टैंड करना है तो ज़रूरी होता है कि हम उस मार्केट के अंदर डिमांड को खड़ा करें। अगर डिमांड आएगी तो लोग परचेज़ करेंगे और जब लोग परचेज़ करेंगे तो वहाँ पे होगा क्या कि जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो खुलेंगे दोबारा से, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और फिर से पूरी जो इकनॉमी की जो साइकिल है वो चल पाएगी। तो यहाँ पे कोशिश की जाती है हमारी सेंट्रल बैंक के द्वारा कि जब भी मार्केट में पैसा कम होता है तो मार्केट में पैसा बहुत अमाउंट में फ्यूज़ करना। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक अपने हर तरीके से प्रयास कर रहा है मार्केट के अंदर पैसा डालने का। और गवर्नमेंट में वेरियस इनिशिएटिव्स के द्वारा, जो कि अभी आपने देखा आत्मनिर्भर भारत, एक 20 लाख करोड़ का पैकेज, रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे प्रयास यही था कि किसी भी तरीके से लोगों के हाथ में पैसा आए, जिससे लोग परचेज करें, डिमांड मार्केट में जनरेट हो, फिर से फैक्ट्री खुले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोग डिमांड करें और जो इकनॉमी का पूरा जो सर्कुलर इकनॉमी आपने पढ़ी होगी, इकनॉमी में सर्कुलर इकनॉमी, वो हमारी स्टार्ट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया,
मार्केट में पैसा डालने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी पहल शुरू की गई गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें लोन बांटा गया बेइंतहा, सरकार के द्वारा भी लोन बांटा गया और हमारे बैंक के द्वारा भी बहुत ही सस्ती दरों पे लोन बांटा गया बैंकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ऐसा करने से लोन बेइंतहा बांटने से लोन ऐसा तक बांटा गया जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी खुद की गारंटी दी। एमएसएमई जिसे 3 लाख करोड़ का लोन बांटा गया, उसमें गवर्नमेंट ने खुद से गारंटी दी। उसमें गवर्नमेंट ने बैंक से कहा कि अगर आपका पैसा डूब जाता है तो सरकार इसकी गारंटी लेती है और सरकार जो पैसा डूबेगा उसको पे करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसी वजह से गवर्नमेंट जो वेरियस स्कीम द्वारा पैसा दे रही है खुद की अपनी गारंटी पे, इससे लोगों का एनपीए ज़्यादा बन रहा है, ठीक है ना। लोग पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं वापस। लोग पैसा तो ले लेते हैं धंधा शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो जो है पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, आरबीआई कह रहा है कि एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है लोगों के हाथ में पैसा देने का, लेकिन लोग उसे रिटर्न करना नहीं चाह रहे हैं। एक ऐसा आरबीआई का मानना था कि एनपीए लगभग 8.5% तक हो सकता है मार्च 2020 तक, और ये जा सकता है 12.5% 2021 तक। लेकिन अब यहाँ पे आरबीआई का ऐसा अंदाजा है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो एनपीए है वो 14.7% तक जा सकता है, जो कि बहुत ही डिजास्टर्स कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पे एनपीए बहुत ज़्यादा होने वाला है, और एनपीए जब ज़्यादा होता है तो आप जानते हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश को चलाने के लिए, जिनको हम बैंक के नाम से जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो पैसा वो देते हैं लोन पे वो उनका लौट के आता नहीं है। फिर फर्दर वो मनी लैंड नहीं कर पाते, रुपया लोन पे नहीं दे पाते, जिससे कि उनको बैंक में क्राइसिस हो जाते हैं, ठीक है। इतने क्राइसिस हो जाते हैं कि कभी कभार बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, और जो भी डिपॉजिटर होते हैं उन्हें तक पैसा नहीं पे कर पाते। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि बैंक जो है उन्हें पैसा मिलता रहे, ठीक है, और एनपीए जो है वो ज़्यादा बैंक का ना बने। अगर एनपीए ज़्यादा बनेगा तो गवर्नमेंट की लैंड करने की बैंक की लैंड करने की क्षमता लिमिटेड होगी, जिससे बैंक दिवालिया हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जो कि पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, रिस्क एवर्जन बाय बैंक। यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो बैंक है उनमें ऐसा देखा जा रहा है कि जब से ये एनपीए बढ़ रहा है तब से बैंक बहुत ही संभल के लोन दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को लोन दे रहे हैं जिसको वो अच्छी तरीके से जानते हैं और उन्हें पता है ये लोन रीपे कर पाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा तो दे रही है, काफ़ी सारा पैसा दे रही है, ठीक है, बैंक्स के लिए, और कह रही है कि आप इसको आगे पे करो। आरबीआई ने भी 8 से 9 लाख करोड़ रुपए बैंक के लिए दिया पे करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बैंक अपने हिसाब से मार्केट में पैसा डाल रही है, ठीक है। उसे जो लोग अच्छे लोग लग रहे हैं, जो लोग लग रहे हैं हाँ वाइट कॉलर वाले हैं, उन्हें दे रही है आगे लोन, लेकिन लग रही है जो लोग ऐसे हैं जो पे नहीं कर पाएंगे उन्हें बैंक आगे लोन नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि ज़्यादा एनपीए ना बने, जिससे कि उसका पैसा उसी के पास रहे, ठीक है, क्योंकि उसको भी चाहिए ना, अगर उसको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है अपना तो उसके लिए भी पैसा बैंक को चलाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे बैंक क्या कर रहे हैं, कुछ अभी रिसेंट में घोटाले हुए हैं, अब चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे इसमें कोई भी हो, जिसने बैंक का पैसा लेकर उड़ गया बाहर और कुछ रिकवरी नहीं हो पाई आज तक उस लोन की। हालांकि नीरव मोदी के केस में कल ही अपडेट आया है कि 25 करोड़ की रिकवरी हो गई है, लेकिन तब भी बहुत बड़ा अमाउंट अब भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो बैंक है ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को पैसा दें जिन पे हमारा पैसा ना फंसे। तो चाहे गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट पे करे इन बैंक के लिए और आगे बोले कि आप आगे लैंड करो, लेकिन बैंक जो हैं वो बहुत ही आराम से और बहुत सोच समझ के लोन दे रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ही स्पीड में लोन नहीं दे रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि इकोनॉमी अगर थोड़ी देर को डाउन जारी जाने दो, लेकिन हमारे बैंक के ऊपर ज़्यादा एनपीए नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसे लोगों को ही पैसा दे रहे हैं, इन पर भरोसा है कि वो पैसा दे सकता है। अब चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कहे, चाहे गवर्नमेंट टारगेट सेट करे कि इतनी तारीख तक आपको इतना लोन बांटना है, ठीक है, लेकिन बैंक जो है वो बहुत ही आराम से देखभाल के लोन दे रहे हैं, पूरा समय ले रहे हैं लोन देने में और आराम से, बहुत आराम से लोन दे रहे हैं। कतई रिस्क लेने के मूड में बैंक नहीं दिखते, क्योंकि होता क्या है इससे उनका पैसा डूबता है, जिससे उनका अपना पर्सनल नुकसान होता है। गवर्नमेंट तो कह देता है कि हाँ चलो ठीक है आप पैसा पे करो, लेकिन अगर बैंक का पैसा पर्सनल पैसा डूबता है तो उससे नुकसान बैंक का होता है। तो यहाँ पे बैंक बहुत सोच समझ के लोन को पे कर रहे हैं। अगर आप पढ़ते दोस्तों बैंक फ्रॉड, देखो हो क्या रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति आया अब उसकी नहीं दोस्तों कैपेसिटी कि वो पैसे को पे कर पाए, उसने जो बैंक से लोन लिया उसे पे कर पाए,
तो ऐसी स्थिति में वो एनपीए बन जाता है, ठीक है, और बैंक के साथ कुछ सेटलमेंट हो जाता है उसका, और फिर बाद में वो किसी भी तरीके से, मान लो 5 लाख का लोन है, 2 लाख रुपए देके छूट गया, तो उस तरीके से सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन उनकी मन नहीं हो रहा उनका देने का, वो पैसा देना ही नहीं चाह रहे, ठीक है, मतलब वो एक तरीके से बैंक के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं, लोन ले लेते हैं लेकिन फिर बाद में देना नहीं चाहते। तो उस तरीके के काफ़ी सारे फ्रॉड केसेस आ रहे हैं हमारे सामने, और फ्रॉड केसेस की संख्या काफ़ी सारी बढ़ गई है, ठीक है। तो पहले जितने पिछले साल बात किया जितने फ्रॉड केसेस थे, इस साल वो संख्या बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे 2019-20 की जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ऐसा देखा गया है कि ऐसे काफ़ी सारे फ्रॉड केसेस बढ़ रहे हैं। नंबर जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आप इतना याद रखिए कि फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग नहीं चाह रहे पैसा पे करना, ठीक है, और जानबूझ के खुद एनपीए बन जाते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि बैंक के साथ सेटलमेंट हो जाए उनका, और 10 लाख रुपए वो बस 2-3 लाख रुपए में निपट जाए। तो यहाँ पे बैंक लोग ऐसा भी कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड केसेस आ रहे हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, पिछले साल तो मार्च 2019 में मात्र 70,000 के आसपास, 70,000 करोड़ के आसपास कुछ ऐसे केस है, ठीक है। लेकिन अभी इनकी संख्या दोस्तों देखी जाए तो केस संख्या इनकी बढ़ के जो है वो 1,80,000 के आसपास हो चुकी है, ठीक है, 1,80,000 करोड़ के आसपास ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे जितने भी केसेस हैं ये ऐसे हैं जहाँ पे लोग जो है पैसा देना नहीं चाहते। इवन बैंक का जो कर्मचारी आता है या कॉल करता है इनके लिए कि आप अपनी ईएमआई पे करिए, ये लोग उनके साथ में तक एडजस्टमेंट, उनके साथ में तक जो है वो बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं बिठाना चाह रहे, ठीक है ना, मतलब कॉपरेट बिल्कुल नहीं करना चाह रहे। तो ये लोग बताने नहीं चाह रहे कि अपनी हम अगली ईएमआई कब पे करेंगे। सीधी सी बात है, इनको एनपीए घोषित कर दो, जिसके बाद में ये जो बड़ा टैक्स इन्वेजन है, बहुत ज़्यादा जो टैक्स है उसमें ये लोग छूट प्राप्त कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक फ्रॉड के काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस बात को आरबीआई ने इस पॉइंट पे नोट किया है। इन्फ्लेशन दोस्तों यहाँ पे आरबीआई कह रही है जो अगली साल होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन दोस्तों लगभग 6% रहने की उम्मीद है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो पिछला क्वार्टर था जुलाई वाला, इसमें था दोस्तों 6.93, और अभी जो है आरबीआई कह रहा है कि 6% तक इन्फ्लेशन रह सकता है। स्लो इकोनॉमिक रिकवरी, देखिए दोस्तों हुआ क्या है, अगर बात करें पैंडेमिक से पहले की भी, तब भी हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में चल रही थी। बहुत सारे यहाँ पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे स्टेप लिए। लास्ट ईयर की बात करो अगर आप इसी महीने की, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा काफ़ी सारे स्टेप लिए गए कि हम लोग किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करें। तो यहाँ पे कई सारे स्टेप लिए गए। इस स्टेप में दोस्तों आपको पता है कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो 30% से कट करके कर दिया गया 22%। और यहाँ पे आरबीआई ने इस बात को माना है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया है, जो कि 30% था, जिसे हमने काट के कर दिया 22%, वो कुछ फ्रूटफुल नहीं रहा है। और इससे हुआ क्या है, जो कंपनी है उनका प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन उन लोगों ने इस टैक्स कट की वजह से, अगर आप ये सोचते हो कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन मार्केट में, तो वो बिल्कुल नहीं किया है। इससे सिर्फ उनका अपना पर्सनल प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कह रही कि यार इकोनॉमिक रिकवरी की, और यहाँ पे कह रही है आरबीआई कि इकोनॉमिक रिकवरी, अगर आप ये सोचते हैं कि बी शेप इकोनॉमिक रिकवरी होगी, यानी कि इस तरीके से इकोनॉमी नीचे गई नीचे गई नीचे गई, ये नीचे जाती चली गई जाती चली गई जाती चली गई, और फिर एक साथ इकोनॉमी रिवाइव कर जाए, एक साथ ग्रीन शूट आ जाए इकोनॉमी, ठीक है, एक साथ इकोनॉमी खड़ी हो जाए। तो ऐसा यहाँ पे आरबीआई कह रहा है ऐसा नहीं होगा। इकोनॉमी जो रिवाइव करेगी, हमारी इकोनॉमी जो बूस्ट होगी, कुछ तो इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी 18-19 से पहले ही, लेकिन बची कुछ जो कसर थी इकोनॉमी की, वो कमर तोड़ दी इस पैंडेमिक ने। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक साथ जो है मंदी आई है, ठीक है, 2-3 सालों में, और इसको उठाने में दोस्तों समय लगेगा। और ये जो डेवलपमेंट होगा, यानी कि इकोनॉमी जो रिवाइव होगी वो एल शेप में रिवाइव होगी, ठीक है, एक साथ खड़ी होने वाली नहीं है इकोनॉमी, थोड़ा सा यहाँ पे समय लेगी, ठीक है। तो एक साथ रिवाइव होने वाली यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ इकोनॉमी रिवाइव कर जाए। अगला पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं आरबीआई के द्वारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है। यहाँ पे आरबीआई कह रहा है देखो, गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे पैसे की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपको पता होगा जो फिजिकल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का, जो सेट किया था उसने गवर्नमेंट ने इस बार 1 साल में, वो फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट ने मात्र 3 महीने में पूरा कर दिया, ठीक है। 85% जो है फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट ने 3 ही महीने पूरा कर दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है। और एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दोस्तों पैसा खर्च करना पड़ता है। ये लॉ है कि जब भी देश के अंदर डिफ्लेशन आता है, मंदी आती है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाना देश के अंदर नहीं चाहता। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने खजाने खोलने पड़ते हैं और उसको पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर डिमांड बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। डिमांड जब बन पाएगी आपकी, जब इंडस्ट्री प्रॉपर रूप से चलती रहेंगी, ठीक है। और
इंडस्ट्री तब चल पाती हैं जब डिमांड हो। अब जब डिमांड ही नहीं होगी, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, तो फिर जो सामने वाला इंडस्ट्री वाला है वो चीज़ों को क्यों मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। जब तक डिमांड आती है तब तक इंडस्ट्री चलती है, जब तक इंडस्ट्री चलती है तब तक एम्प्लॉयमेंट रहता है, एम्प्लॉयमेंट रहता है तब तक लोगों के हाथ में पैसा रहता है, पैसा रहता है दोस्तों डिमांड आती है, डिमांड आती है इंडस्ट्री चलती है, इंडस्ट्री चलेगी एम्प्लॉयमेंट होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा फिर डिमांड आएगी, फिर इंडस्ट्री चलेंगे। तो पूरा एक सर्कुलर है, इसी को हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरी इकोनॉमी रन करती है। अगर यहाँ पर एक भी पहिया टूट जाए, अगर आपकी डिमांड मान लो खराब हो जाए, इस समय हमारे देश की इकोनॉमी में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक दिक्कत है, वो ये है कि डिमांड नहीं आ रही, ठीक है। फैक्ट्रियाँ तो लगी हुई हैं, वो आज भी काम करने को तैयार है, बस मार्केट में तो डिमांड तो आए, लेकिन अगर डिमांड नहीं आएगी तो वो भी सोच रही है कि हम फिर किस लिए पैसा लगाएं, हम जो अपना बड़ा मोटा पैसा है वो फिर किस लिए फंसाएं, तो वो लोग भी फंसाना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि गवर्नमेंट क्या करे, जो इनके पास जो गवर्नमेंट संपत्तियां हैं, जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं, उनको दोस्तों मोनेटाइज करे, उनको बेचे, उनका प्राइवेटाइजेशन करे, जिससे गवर्नमेंट के पास थोड़ा पैसा आए और गवर्नमेंट फिर मार्केट के अंदर उस पैसों को लगा पाए। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही शानदार एग्जांपल दिया गया है जीएसटी काउंसिल का। आपको पता है जीएसटी के ऊपर अगर कोई बातचीत होनी होती है तो यहाँ पे हम लोग फेडरलिज्म का सहारा लेते हैं, ठीक है। किसका सहारा लेते हैं? फेडरलिज्म का, यानी कि यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो वो जीएसटी काउंसिल में डिस्कस किया जाता है। जीएसटी काउंसिल के अंदर जो लोग बैठते हैं वो स्टेट से और सेंटर से दोनों से आते हैं। तो यहाँ पर एक फेडरलिज्म का बहुत ही सुपर एग्जाम्पल है ये। तो इसी तरीके से बात की जा रही है कि हम लोग ऐसे जीएसटी काउंसिल बनाएं दोस्तों, लैंड के केसेस में, लेबर के केसेस में, पावर के केसेस में, और दोस्तों यहाँ पर इंफ्रा प्रोजेक्ट के केसेस में। इससे होगा क्या कि जब ये काउंसिल बनेंगी और किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगी तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो हो पाएंगे। तो यहाँ पे आरबीआई ने एम्फेसिस किया है, आरबीआई ने यहाँ पे बहुत जोर डाल के बोला ये बात के लिए कि जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल हमारे यहाँ जीएसटी के ऊपर फैसला लेने के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर स्टेट और सेंटर दोनों के लोग बैठते हैं और फैसला लेते हैं कि जीएसटी क्या रखनी है, जीएसटी की दरें क्या रखनी है और कौन से माल पे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। इसी तरीके से हमारे को ज़रूरी है कि हम लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर, पावर के ऊपर और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काउंसिल बनाएं डिफरेंट, ठीक है। ये काउंसिल इन्हीं इंडिविजुअल मैटर को देखें, लाइक अगर लैंड की कोई काउंसिल है तो वो लैंड के मैटर को देखे, लेबर की कोई काउंसिल है तो वो लेबर के मैटर को देखे। इनसे होगा क्या, इन सभी चीज़ों में स्पीड आएगी और यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो पाएंगे। अगली बात यहाँ कही जा रही है दोस्तों रिकैपिटलाइजेशन की, ठीक है। यहाँ कही जा रही है कि बैंक के लिए पैसा दें और बैंक को गवर्नमेंट जब पैसा देगी तो उससे होगा क्योंकि बैंक आगे पैसे के लिए लैंड कर पाएगा, ठीक है। बैंक जिसके पास एनपीए बना हुआ है, जिसके पास पैसा है नहीं लैंड करने के लिए, उसका रिकैपिटलाइजेशन करे गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट उसको पैसा दे, रिकैपिटलाइज करे। रिकैपिटलाइज मतलब दोस्तों पैसा देना, री प्लस कैपिटलाइज, ठीक है। री मतलब अगेन, कैपिटलाइज मतलब हाथ में पैसा देना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करे, कैपिटलाइज करे, हाथ में पैसा दे। और ये स्टेप आरबीआई के द्वारा भी उठाया जाना चाहिए क्योंकि आरबीआई के पास जो एक्सेस अमाउंट होता है उसे आरबीआई रिकैपिटलाइजेशन में दे सकती है, या फिर ऐसा करे सीधे गवर्नमेंट को दे दे और गवर्नमेंट फिर अपने हिसाब से रिकैपिटलाइज बैंक को कर दे, ठीक है। क्योंकि बैंक के पास बहुत ज़्यादा एनपीए बन चुका है और एनपीए बनने की वजह से गवर्नमेंट जो बैंक हैं वो इस हालत में नहीं है कि वो बिना डरे लोगों को लोन दे पाएँ, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब किसी व्यक्ति को धोखा मिल जाता है तो फिर आगे वो बहुत ही होशियारी से और समझदारी से काम करता है। तो यहाँ पे अगर बैंक को हम रिकैपिटलाइज कर देंगे तो फिर बैंक थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएंगे और आगे पैसा लोगों को दे पाएंगे, जिससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है, जो तरलता है, वो बढ़ने के अनुमान बहुत बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको बहुत काम करेगी दोस्तों ये मेंस के पेपर में लिखने के लिए, और प्री के अंदर आपको 2-4 वर्ड यहाँ मिले होंगे ज़रूर जो मैंने बोले, तो ये भी आपको दोस्तों काम में आएंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।